जय वीर बालाजी दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज़ाद की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी समय से मैं आप लोगों के लिए कहानी लेकर नहीं आ पाया। कुछ पर्सनल काम की वजह से मैं बिजी था, जिसके कारण मैं कहानी लेकर नहीं आ पाया। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ नई डरावनी कहानियाँ। तो आइए पहले चैनल का इंट्रो, फिर सुनते हैं कहानी। तो दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। दोस्तों, आज की कहानी है नीलेश की। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। आधुनिक समय में भूत प्रेत अंधविश्वास के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेतों के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। कुछ लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, जिन्हें भूत प्रेत पर पूरा विश्वास होता है, वे भी इन आत्माओं के अस्तित्व को नकार जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वे किसी से इन बातों का जिक्र किए तो सामने वाला भी चाहे भले इन बातों को मानता हो, पर वो यही बोलेगा, पढ़े लिखे होने के बाद भी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। और इस प्रश्न का उत्तर देने और लोगों के सामने अपने को गंवारू समझे जाने से बचने के लिए लोग इन बातों का जिक्र करने से बचते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नीलेश है। मैं आज यहाँ दो कहानी का वर्णन करूँगा, जिसको सुनने के बाद आपको क्या लगता है अवश्य बताएं। खैर, मैं भी तो भूत प्रेत को नहीं मानता, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारना बनावटी लगता है। बात कोई 15-16 साल पहले की है। मैं जिस जगह पर काम करता था, वहीं पास में एक फ्लैट किराए पर लिया था। इस फ्लैट में मैं अकेले रहता था। हाँ, पर कभी कभी कोई मित्र संबंधी आदि भी आते रहते थे। इस फ्लैट में एक बड़ा सा हॉल था, और इसी हॉल से संबंध एक बाथरूम और रसोई घर। एक छोटे से परिवार के लिए यह फ्लैट बहुत ही अच्छा था, और सबसे खास बात इस फ्लैट की यह थी कि यह पूरी तरह से खुला खुला था। मैं आपको बता दूं कि इस फ्लैट का हॉल बहुत बड़ा था, और इसके पिछले छोर पर शीशे जड़ित दरवाजे लगे थे, जिसे आप आसानी से खोल सकते थे। पर मैं इस हॉल के पिछले भाग को बहुत कम ही खोलता था, क्योंकि कभी कभी भूलवश अगर यह हॉल खुला रह गया तो बंदर आदि आसानी से घर में आ जाते थे और बहुत सारा सामान इधर उधर कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि बंदर आदि कहाँ से आते होंगे, तो मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि यह हमारी बिल्डिंग एकदम से एक सुनसान किनारे पर थी, और इसके अगल बगल में बहुत सारे पेड़ पौधे, जंगली झाड़ियाँ आदि थीं। अपने फ्लैट में से नीचे झांकने पर सांप आदि जानवरों के दर्शन हो जाते थे। ये सब यहाँ की आम बात थी। एक दिन शाम के समय मेरे गांव का ही एक लड़का, जो उसी शहर में किसी दूसरी कंपनी में काम करता था, मुझसे मिलने आया। मैं उससे कहा कि आज तुम यहीं रुक जाओ और सुबह यहीं से ड्यूटी चले जाना। पर वह बोला कि मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से होती है, इसलिए मुझे 5 बजे जगना पड़ेगा, और आप तो 7-8 बजे तक सोए रहते हैं, तो कहीं मैं भी सोया रह गया तो मेरी ड्यूटी नहीं हो पाएगी। इस पर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 4 बजे सुबह का अलार्म लगा देते हैं, और तू जल्दी से जग कर अपने लिए टिफ़िन भी बना लेना। पर हाँ, एक काम करना, मुझे मत जगाना। इसके बाद वह रहने को तैयार हो गया। रात को खा पी कर लगभग 11:30 बजे तक हम लोग सो गए। हम दोनों हाल में ही सो रहे थे। मैं खाट पर सोया था, और वह लड़का लगभग मेरे से 2 मीटर की दूरी पर चटाई बिछाकर नीचे ही सो गया था। एक बात और, रात को सोते समय भी मैं हाल में 0 वाट का बल्ब जला कर रखता था। अचानक लगभग रात के 2 बजे मेरी नींद खुली।
यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि वास्तव में मेरी नींद खुल गई थी, पर मैं लेटे लेटे ही मेरी नज़र किचन के दरवाजे की ओर चली गई। मैं क्या देखता हूँ कि एक व्यक्ति किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया और मैं कुछ बोलूँ उससे पहले ही फिर से किचन का दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो गया। मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि गांव वाला लड़का ड्यूटी के लिए लेट ना हो इस चक्कर में जल्दी जग गया होगा। बिना गांव वाले बच्चे की ओर देखे ही ये सब बातें मेरे दिमाग में उठ रही थीं। पर अरे, यह क्या! फिर से अचानक किचन का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक आदमी निकलकर बाथरूम में घुसा और फिर से बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो गया। अब तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, और चूंकि वह गांव का लड़का रिश्ते में मेरा मेरा लड़का लगता है, इसलिए मैंने घड़ी देखी और उसके बिस्तर की ओर देखकर गाली देते हुए बोला कि बेटे, अभी तो 3 भी नहीं बजा है और तू जग कर खटर पटर शुरू कर दिया। अरे यह क्या! इतना कहते ही अचानक मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, यह तो सोया है। अब तो फटाक से खाट से उठा और दौड़कर उस बच्चे को जगाया। वह आंख मलते हुए उठा, पर मैं उसको कुछ बताए बिना सिर्फ इतना ही पूछा कि क्या तू 2-3 मिनट पहले जगा था? तो वह बोला, नहीं तो, और वह फिर से सो गया। अब मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैंने हाल में लगे ट्यूब को भी जला दिया। अब पूरे हाल में पूरा प्रकाश था और मेरी नज़रें अब कभी बाथरूम के दरवाजे पर तो कभी किचन के दरवाजे पर थी। पर किचन और बाथरूम के दरवाजे अब पूरी तरह से बंद थे। अब मैं हिम्मत करके उठा और धीरे से जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला। बाथरूम छोटा था और उसमें कोई नहीं दिखा। इसके बाद मैं किचन का दरवाज़ा खोला और उसमें भी लगे बल्ब को जला दिया, पर वहाँ भी कोई नहीं था। अब मैं क्या करूँ? नींद भी एकदम से उड़ चुकी थी। इस घटना का जिक्र मैंने किसी से नहीं किया। मुझे लगा यह मेरा वहम था, और अगर किसी को बताऊंगा तो कोई मेरे रूम में भी शायद आने में डरने लगे। इस घटना को बीते लगभग 1 महीने हो गए थे, और रात को फिर कभी मुझे ऐसा अनुभव नहीं हुआ। एक दिन मेरे गांव के 2 लोग हमारे पास आए। उनमें से एक को विदेश जाना था और दूसरा उनको छोड़ने आया था। वे लोग रात को मेरे यहाँ ही रुके थे, और उस रात मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने चला गया था और रात को वापस नहीं आया। सुबह सुबह जब मैं अपने रूम पर पहुंचा तो वे दोनों लोग तैयार होकर बैठे थे और मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत ही डरे हुए और उदास हों। मेरे आते ही वे लोग बोल पड़े कि अब हम लोग जा रहे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि फ़्लाइट तो कल है, तो आज ही रात आप लोग यहाँ कहाँ ठहरेंगे? उनमें से एक ने बोला, रोड पर सो लेंगे, पर इस कमरे में नहीं। अरे, अब अचानक मुझे 1 महीना पहले घटित घटना याद आ गई। मैंने सोचा, तो क्या इन लोगों ने भी इस फ्लैट में किसी अजनबी को देखा? मैंने उन लोगों से पूछा कि आखिर बात क्या हुई? तो उनमें से एक ने कहा कि रात को कोई व्यक्ति आकर मुझे जगाया और बोला कि कंपनी में चलते हैं। मेरा पर्स वहीं छूट गया है। फिर मैं थोड़ा डर गया और इसको भी जगा दिया। इसने भी उस व्यक्ति को देखा। वह देखने में एकदम सीधा साधा लग रहा था और शालीन भी। हम लोग एकदम डर गए थे, क्योंकि हमें वह व्यक्ति इसके बाद किचन में जाता हुआ दिखाई दिया, और उसके बाद भी फिर कभी किचन से बाहर नहीं निकला। और हम लोगों का डर के मारे बुरा हाल था। हम लोग रात भर बैठकर हनुमान का नाम जपते रहे और उस किचन के दरवाजे की ओर टकटकी लगाकर देखते रहे। पर सुबह हो गई और वह आदमी अभी तक किचन से बाहर नहीं निकला है। अब तो मैं भी थोड़ा डर गया और उन दोनों को साथ लेकर तेजी से किचन का दरवाज़ा खोला, पर किचन में तो कोई नहीं था। हाँ, पर किचन में गौर से छानबीन करने के बाद हमने पाया कि कुछ तो गड़बड़ है। जी हाँ,
दरअसल फ्रिज खोलने के बाद हमने देखा कि फ्रिज में लगभग जो 1 किलो टमाटर रखे हुए थे वो गायब थे और टमाटर के कुछ बीज, रस आदि वहीं नीचे गिरे हुए थे। इसके साथ ही किचन में एक अजीब गंध फैली हुई थी। खैर पता नहीं यह हम लोगों का वहम था या वास्तव में कोई आत्मा हमारे रूम में आई थी। मैंने इससे छुटकारा पाने के लिए उस फ्लैट को ही चेंज कर दिया और दूसरे बिल्डिंग में आकर रहने लगे। आखिर कौन था वह, ये आज भी रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। दोस्तों, मेरा नाम विशाल प्रताप सिंह है और मैं झारखंड के धनबाद का रहने वाला हूँ। वैसे धनबाद अपने लड़ाई दंगों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आज जो मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ वो इससे ज़रा हटके है। तो दोस्तों, एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र अवधेश के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तो मेरे मित्र ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा क्या बात है, तो उसने बार बार बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे थोड़ा चला, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो उसने सोचा रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा, लेकिन तभी याद आया कि ये खेत तो रामेश्वर काका का है, जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गया था। वह आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आ गईं। इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कोई रास्ता पूछे तो उसके आँखों और पाँव को मत देखना। कोई कितना भी बोले मत सुनना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई और सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज हो जाती और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा रो रहा था। तो डरते हुए उसने आवाज़ लगाई कि ये किसका बच्चा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो डर के मारे आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा वो बच्चा झूले में उसके पीछे पड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे भारी लगने लगा और देखकर चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर जमीन को छूने वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर से हंसकर बोला, तू आज तो बच गया। अगर मेरे पैर जमीन छू लेते तो तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचा सकता। तेरी मौत तय थी। यह कहते ही वो बच्चा गायब हो गया। वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुंचा और घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये सारी कहानी बताई। जैसे ही मैंने ये किस्सा सुना तो घबराहट के मारे बिना पीछे मुड़े ऐसा जोर से भागा और कभी उस प्रेत बाधित खेत से रात को नहीं आया। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। आइए सुनते हैं आज की अगली कहानी। दोस्तों, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसी घटना ज़रूर होती है
जिसे वो अपने जीवन में सबसे बुरा समय मानता है। लेकिन किसी न किसी रूप में कोई न कोई हमेशा उन परिस्थितियों में मदद के लिए पहुंच जाता है। ऐसी ही कहानी है रमेश की। आइए सुनते हैं उसकी कहानी, उसी की जुबानी। मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी ही घटना का उल्लेख करने जा रहा हूँ। ये घटना मेरी मौसी के बेटे, जिनका नाम अजय है, उनके साथ घटी थी। वो मेरे बड़े भाई हैं और ये घटना भी काफ़ी पहले की है, जब वो करीब 8 साल के रहे होंगे। तब मौसी कानपुर मेडिकल कॉलेज के पास हैलेट में रहती थी। भैया के दादाजी काफ़ी जाने माने इंसान थे। वहाँ की अच्छी खासी हस्तियों में उनका नाम था। आज़ाद मैगज़ीन कॉर्नर के नाम से उनकी किताबों की अच्छी खासी दुकान थी और न्यूज़पेपर के कानपुर में सबसे बड़े हॉकर थे। उनका नाम कुछ और ही था, मगर वहाँ सब उन्हें आज़ाद के नाम से जानते थे। आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध वो व्यक्ति अपनेपन, उदारता और सौम्य व्यवहार की परिभाषा थे। मैं भी उन्हें दादाजी ही कहता था और वो मुझे भी उतना ही प्यार करते थे जितना कि अपने पोतों को करते थे। हैलेट में रहने के कारण वो लोग कानपुर मेडिकल कॉलेज के बहुत पास रहते थे। अजय भैया और उनके बड़े भाई अक्सर मेडिकल कॉलेज के पार्क और बगीचों में खेलने जाया करते थे। वहाँ के लोगों के साथ अच्छे व्यवहार की वजह से उन्हें कभी कोई मना नहीं करता था। रोज़ के जैसे ही दिन चल रहे थे। दिवाली आने को थी और बच्चों की छुट्टियां चल रही थी। दोनों भैया उस दिन साइकिल से खेल रहे थे। बड़े भैया ने अजय भैया को पीछे बैठा रखा था और वो दोनों वही मेडिकल कॉलेज से थोड़ी दूर पर ही साइकिल से घूम रहे थे। फिर घूमते हुए मेडिकल कॉलेज के पास आ गए। वहाँ पर बड़े भैया साइकिल से उतर गए और वहाँ के एक अंकल जी को जो पहचान के थे, उनसे कुछ बात करने लगे। साइकिल खड़ी थी और उस पर पीछे की सीट पर अजय भैया अभी भी बैठे थे। अभी 5 मिनट ही हुए होंगे कि अचानक अजय भैया साइकिल समेत नीचे गिर पड़े। वो अंकल और बड़े भैया उनके पास आए और उन्हें उठाया, मगर वो बेहोश हो चुके थे। दोनों ने सोचा कि शायद संतुलन खोने की वजह से गिर गया होगा और वो उन्हें उठाकर घर ले आए। घर आने पर मौसी जी उनके मुंह पर पानी वगैरह छिड़का, मगर उन्हें कोई होश नहीं आया था। अचानक उनकी सांसें उखड़ने सी लगी और वो लंबी लंबी सांसें लेने लगे। अजय अजय, सब आस पास उन्हें उनके नाम से बुलाए जा रहे थे, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था और आंखें भी नहीं खुल रही थीं। मेडिकल कॉलेज पास में ही था, इसलिए बिना देर किए वहाँ मौजूद सब लोग, वो अंकल, मौसी और मौसा जी, भैया को लेकर सीधा इमरजेंसी में पहुँचे। डॉक्टरों ने सारी पूछताछ की और सबको बाहर करके जांच में लग गए। सर पर कोई चोट नहीं थी और ना ही शरीर पर कोई छोटी खरोंचों के सिवा कोई बहुत बड़ा जख्म दिखा। सांसें फिर उसे उखड़ने सी लगी और डॉक्टर ने ऑक्सीजन देने की मास्क लगा दिया। सांसें फिर भी कोई खास काबू में नहीं आईं। थोड़ी थोड़ी देर में उखड़ने लगती और फिर जब प्रेशर बढ़ाया जाता तो साधारण हो जाती। डॉक्टरों को बेहोशी की वजह का कोई पता नहीं चल रहा था, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी एक्सरे करवाया। वो भी नॉर्मल था, बिल्कुल भी कहीं से कोई खराबी नहीं दिखी। वहाँ दूसरी तरफ एक आदमी दौड़ा दौड़ा गया और दादाजी से बोल दिया कि आजाद जी, आपका पोता अस्पताल में है और बहुत सीरियस है। उन्होंने बिना किसी देर के दुकान में बिना ताला लगाए केवल शटर गिराया और सीधा मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। वहाँ सब उन्हें जानते थे, इसलिए उन्हें किसी से भी अपने पोते के बारे में पूछने की जरूरत नहीं पड़ी।
डॉक्टर खुद आए और सारी परिस्थितियों से अवगत कराते हुए उन्हें भैया के पास ले गए। हालत काफ़ी नाजुक बताकर 5-7 डॉक्टर लगातार निगरानी में लगे थे। दिल की धड़कन मशीन में अपनी सीमा पर पहुंचने लगी थी और मशीन की आवाज़ ने हालात बयां करनी शुरू कर दी थी। डॉक्टर ने सबको बाहर कर दिया। अब तक मेरे मामा जी लोग भी वहां पहुंच चुके थे। दादाजी रिसेप्शन के पास गए और अपने पहचान के डॉक्टरों को फ़ोन कर दिया। कुछ 10 मिनट के बाद ही वहां पर 5 डॉक्टर और आ गए, जो कि उस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे। दादाजी ने मिलकर उन्हें पहले सारी बात बताई। वो उन्होंने ध्यान से सुना और फिर बिना देर किए उस वार्ड की तरफ बढ़ गए, जहां भैया को रखा गया था। उनके दरवाज़ा खोलने से पहले ही अंदर से बाहर आ रहे डॉक्टर ने दरवाज़ा खोला और प्रोफेसर को देखते ही कहा कि सर, कोई फ़ायदा नहीं है, लड़का मर चुका है। हालांकि ये बात उसने धीरे से कही, लेकिन दादाजी ने ये बात सुन ली और घबराकर तेज तेज से रोने लगे। बाकी डॉक्टर और प्रोफेसर ने उन्हें संभाला और फिर उनमें से एक प्रोफेसर, जिन्हें सब प्रोफेसर त्यागी के नाम से जानते थे, उन्होंने खुद भैया को चेक करने को कहा और उनके साथ बाकी के 3 प्रोफेसर वार्ड में सहायक डॉक्टरों के साथ चले गए और बाहर एक प्रोफेसर अभी भी दादाजी के साथ थे और उन्हें समझा रहे थे कि प्रोफेसर को जांच करने दो, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मौसी जी को तब तक मौसा जी और मामा जी ने घर भेज दिया था, वरना न जाने उनकी क्या हालत होती। अंदर से आने वाली प्रोफेसर की आवाज़ें वहां मौजूद लोगों की सांसों को ऊपर नीचे होने पर मजबूर कर रही थी। देखो, धड़कन चली क्या? ठीक से यहाँ दबाओ। अब बताओ, पैरों को देखो, हिलते हैं या नहीं? जान है ना? जान है, जान है। देखो, थोड़ा हिला इसका हाथ। इस तरह के आवाज़ें लगातार सांसें ऊपर नीचे करती जा रही थीं। फिर अचानक सारे प्रोफेसर शांत हो गए और करीब 10 मिनट तक कोई आवाज़ नहीं आई। किसी अनहोनी की आशंका ने सारी उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया था। तभी प्रोफेसर त्यागी बाहर आए और बताया कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ है आजाद जी, बस प्रार्थना कीजिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए। इस बात से सबको राहत मिली थी, मगर अभी भी प्रार्थना जारी थी। प्रोफेसर भी इस बात से बहुत परेशान थे कि जब सारी रिपोर्ट और एक्सरे सामान्य है तो फिर इतनी सीरियस हालत की वजह क्या है। फिलहाल प्रोफेसर उनकी निगरानी में लगे हुए थे और आनन फानन में कोई एक्सरे दोबारा करवा लिए थे। उन्होंने ये बात मामा जी और मौसा जी से भी कही। हम अभी सिर्फ जो परेशानी आ रही है उसका इलाज कर रहे हैं, मगर इस बेहोशी और इस हालत की जड़ हमें नहीं मिल रही। सब कुछ नॉर्मल है, मगर पता नहीं क्या हुआ है और ऊपर वाले को क्या मंजूर है। अब सब कुछ ऊपर वाले पर ही छोड़कर सब बैठ गए थे। घबराहट और बेचैनी ने दिमाग का चलना भी रोक दिया था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और किसके पास जाए। रात होने लगी थी, मगर भूख प्यास से बेखबर दादाजी, मौसा जी और मामा जी हॉस्पिटल में ही जमे हुए थे। मोबाइल का तब जमाना नहीं था, इसलिए रिश्तेदारों में ये बात धीरे धीरे ही फैल रही थी। रात गहराती जा रही थी। घर से आया हुआ खाना जस का तस रखा था, मगर किसी का खाने का मन नहीं हो रहा था। फिर दादाजी को घर भेजकर मामा जी और मौसा जी ही केवल हॉस्पिटल में रुके थे और आईसीयू में भर्ती भैया की समय समय की खबर ले रहे थे। भैया की हालत वैसे ही बनी हुई थी, कोई होश नहीं था उन्हें। रात के करीब 1 बजे मामा जी सिगरेट पीने के लिए बाहर गए।
वो सिगरेट पीते हुए टहल रहे थे और ये सोच रहे थे कि न जाने क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। तभी पीछे से आवाज आई, काका, भैया नमस्कार। मामा जी ने पीछे मुड़कर देखा और बिना मुस्कुराए जवाब दिया, अरे मुन्नी, कैसे हो? हम तो ठीक हैं, आप बताइए, इतनी रात को और यहाँ कैसे? उन्होंने मामा जी से पूछा। मामा जी ने शुरू से आखिरी तक सारी बात बताई। इतना कुछ हो गया, हमें बताया भी नहीं। हम तो यहीं हैं, ड्यूटी पर, बस पीछे मुर्दा घर में। उन्होंने मामा जी परेशानी समझते हुए कहा, क्या बताएं भैया, सुबह से तो खाने पीने का भी होश नहीं है। घर पर दीदी भी बेहाल पड़ी है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है और क्या होगा। मामा जी ने अपना हमदर्द समझकर अपना सारा दुख नम आंखों से उनके सामने रख दिया। भैया परेशान न हो, बस 3 घंटे और रुक जाओ। सुबह होते ही बस हम अपना झोला ले आएं, फिर देखते हैं कहीं कोई और बात तो नहीं है। उन्होंने मामा जी से कहा, देखो भैया, जैसा बन पड़े वो करो, बस ये ठीक हो जाए। मामा जी ने उनसे उम्मीदी से कहा। उसके बाद थोड़ा इधर उधर की बात की और वापस आकर मामा जी वहीं आईसीयू के बाहर बैठ गए। जस के तस रहकर किसी तरह से दोनों ने वहीं पर रात गुजार दी। रात भर भैया में कोई बदलाव न देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू से अलग एक वार्ड में स्थानांतरित कर दिया। सुबह दादाजी और मौसी जी भी आईं और रोते बिलखते किसी तरह अपने बेटे को देखा और फिर मौसा जी के साथ घर चली गईं। मामा जी ने दादाजी को मन्नीलाल के बारे में बताया और दादाजी ने, जो कभी तंत्र मंत्र पर विश्वास भी नहीं करते थे, उन्होंने मन्नीलाल को वो सब करने की इजाज़त दे दी। शायद कोई चमत्कार हो जाए और अजय ठीक हो जाए। मामा जी भी घर गए और जल्दी से जल्दी नहा धोकर वापस आ गए, क्योंकि उन्हें मन्नीलाल से जो मिलना था। खैर, मन्नीलाल को आने में देर हुई। वो 6 बजे की बजाय 7:30 बजे आया, मगर उनकी आने में देरी को लेकर किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। मामा जी उनके इंतजार में थे और उनके आते ही सीधा उस वार्ड की तरफ बढ़ गए जहां भैया को डॉक्टरों ने रखा था। मामा जी आराम से जाकर अंदर दादाजी से बताने लगे कि जिनके बारे में बताया था वो आ गए हैं। लेकिन ये क्या, वो दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। मामा जी ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया, मगर फिर भी वहीं खड़े रहे। अंदर आने की कोशिश करते और फिर वहीं खड़े हो जाते। ये देखकर मामा जी को अजीब लगा और मामा जी ने जाकर उनसे पूछा, क्या हुआ भैया, अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? काका भैया, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लड़का जिसकी चपेट में है वो इतनी प्रबल शक्ति है कि हम खुद को जिस विद्या से बांधे हैं उसके साथ हम इस कमरे में घुस ही नहीं सकते। उन्होंने थोड़ी सी माथे पर चिंता की लकीरों को उभर कर कहा। मामा जी इस बात से थोड़ा परेशान हुए और बोले, अब क्या करें भैया, अब कैसे क्या होगा? थोड़ा समय दो, अभी बताते हैं क्या करना है और क्या होगा। उन्होंने खुद पर विश्वास रखते हुए मामा जी से कहा और वार्ड के दरवाजे पर ही बैठ गए। आने जाने वाले उन्हें देख रहे थे। फिर एक नर्स आई और उन्होंने उनके बाहर बैठे रहने का कारण पूछा। उन्होंने बिना झिझक के जवाब दिया, अंदर आजाद साहब बैठे हैं ना, और हम नौकर आदमी उनके बराबर बैठे अच्छा नहीं लगता। नर्स ने उन्हें वैसे ही रहने दिया और दोबारा नहीं टोका। थोड़ी देर तक उन्होंने अपना कुछ धीरे धीरे मंत्र जाप किया और फिर वहीं बैठे रहे। मामा जी ने उनके पास जाकर पूछा, भैया क्या हुआ, कुछ हल नजर आया? भैया, ये शक्ति बहुत विकट है। 12:30 बजे तक अगर ये लड़का बच गया तो फिर ये नहीं मरेगा अपने बुढ़ापे तक। अभी इस शक्ति से हम टक्कर नहीं ले सकते, ये इसका वक्त चल रहा है।
जिसमें ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये हमको अंदर नहीं घुसने दे रहा है। हम भी इसे बाहर नहीं निकलने देंगे। हम भी यहीं डेरा जमाए रहेंगे। देखें कितने खेल दिखाता है। इतना कहकर वो फिर से अपने किसी मंत्र को शांति से पढ़ने लगे और मामा जी वापस जाकर बैठ गए। समय 10 बज रहे थे। अब सबको इंतजार था तो सिर्फ 12:30 बजे तक के समय के कटने का। सब अपने अपने तरीके से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और मन्नी चाचा बाहर वैसे ही बैठे थे। कभी अपने थैले से कुछ निकाल कर मंत्र पढ़ते तो कभी कोई वस्तु मंत्र पढ़कर अंदर वार्ड में फेंक देते। बेचैनी और बेबसी की वजह से वो 2.5 घंटे किसी 2.5 दशक जैसे लग रहे थे। दादाजी को डॉक्टरों पर यकीन था मगर मामा जी को मन्नी चाचा पर, क्योंकि मामा जी ये बात मान चुके थे कि जब डॉक्टर भी परेशान हो जाएं और सारी रिपोर्ट भी नॉर्मल हो तो तंत्र मंत्र का सहारा भी बहुत बड़ा योगदान देता है। बाहर बैठे हुए मन्नी चाचा की बेचैनी देखी जा सकती थी। कोई भी ज्ञाता ये देखकर जान सकता था कि वहां बैठे आदमी की बेचैनी किसी आम इंसान की बेचैनी से अलग थी। ये बात वहां काम करने वाली एक दक्षिण भारतीय नर्स जान गई। वो वार्ड में जाते वक्त मन्नी चाचा से बोली, अंकल तुम यहाँ तंत्र मंत्र कर रहा है ना? हमको ये सब पता है। बेटा अब जान गई हो तो दोबारा यहाँ मत आना, क्योंकि कुछ शक्तियाँ अनजान को माफ कर देती हैं लेकिन जानकार के लिए खतरा बढ़ जाता है। मन्नी चाचा ने आराम से नर्स को समझाते हुए सच्चाई से अवगत कराया। वो नर्स ये बात सुनकर डर गई और दोबारा उस जगह दिखाई नहीं पड़ी। मामा जी और मन्नी चाचा पर मानसिक दबाव बनता जा रहा था। एक चूक या लापरवाही अगर होती तो दो दो जाने जाती, एक जो पहले से गिरफ्त में थी और दूसरी जो उससे टक्कर ले रही थी। किसी तरह से तो 12 बजे तक का समय कट गया। मौसी जी और मौसा जी खाना लेकर अस्पताल आ चुके थे, लेकिन अब जैसे तैसे उसका प्रबल समय खत्म हो रहा था। उस शक्ति ने अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया। भैया की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थीं, आंखें पलट गई थीं। उनकी खुली आंखों में सिर्फ सफेदी नजर आ रही थी। आंखों की पुतली दिखाई नहीं दे रही थी। हाथ पैर भी झटके खाने लगे थे। डॉक्टर को बुलाया गया और जल्दी से जल्दी 3-4 डॉक्टर और प्रोफेसर अंदर गए और बाकी सबको बाहर कर दिया गया। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश में लगे थे और उधर मन्नी चाचा कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। उनके मंत्रोच्चारण लगातार चल रहे थे। मौसी जी का रो रो कर बुरा हाल हुआ जा रहा था। डॉक्टरों ने भैया के हाथ पैर पकड़े हुए थे और एक डॉक्टर उनके सीने को लगातार दबा रहा था। तभी अचानक अंदर से भैया के चिल्लाने की आवाज आई, मम्मी मम्मी। ये सुनकर मौसी जी तुरंत वार्ड की तरफ दौड़ पड़ी, मगर मन्नी चाचा ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। लेकिन पूरे 24 घंटे बाद भैया की आवाज़ आई थी, इसलिए वो अंदर जाने पर आमादा हो गई। मन्नी चाचा ने मामा जी से कहकर उन्हें वहीं रोक दिया और समझाया कि अगर ये अंदर चली गई फिर ये लड़का तो बच जाएगा मगर हम इनको नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो छलावा है तुम्हारे परिवार से किसी और को शिकार बनाने का। तुम्हारा लड़का तो अभी भी बेहोश है। मन्नी चाचा के लिए ये परीक्षा की घड़ी थी। दूसरी तरफ डॉक्टरों को इस बात से थोड़ी सी आशा नजर आई और वो अपने पूरे दिल जान से जो हो सकता था कर रहे थे। उन्हें लगा कि अगर ये लड़का घर वालों को बुला रहा है तो ये ठीक होने की कगार पर है और इसे कोई मानसिक चोट भी नहीं है। थोड़ी देर तक उनका ये सारा ट्रीटमेंट चलता रहा। इसके बाद भैया को ऑक्सीजन लगाकर बेहोशी में ही छोड़कर सारे डॉक्टर बाहर आ गए। दादाजी से कहा कि अजय ने अपनी याददाश्त खोई नहीं है। इसका मतलब अब ये दोबारा होश आने तक शायद सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल वो जितनी देर तक सोता है उसे सोने दें।
बिल्कुल भी डिस्टर्ब न होने दें। दादाजी ने डॉक्टरों का धन्यवाद किया। समय 12:25 हुए थे। अभी 5 मिनट तक मन्नी चाचा की परीक्षा और बाकी थी। मन्नी चाचा ने किसी को भी 5 मिनट के लिए अंदर जाने से रोक दिया। अपने थैले से कुछ राख यानी भस्म निकाली और अंदर वार्ड में फेंक दी। फिर न जाने किससे वार्ड के अंदर देखते हुए धीरे धीरे बात कर रहे थे, जैसे कि अंदर कोई खड़ा हो। अगले 5 मिनट तक वो कुछ बात करते रहे। उसके बाद जैसे ही 12:30 बजे की आंकड़े को घड़ी ने छुआ, उन्होंने वार्ड के अंदर लपक के कुछ पकड़ा, जैसे कि कोई साधारण इंसान परेशान करती हुई मक्खी को पकड़ता है। उसके बाद उन्होंने अपने थैले से कुछ मैले धागे जैसा निकाल और मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ पर बांध लिया और मामा जी से सबको लेकर अंदर जाने को कहा और खुद बाहर चले गए और कह दिया कि कोई भी मेरे पीछे ना आए, खासकर इस खानदान का। उन्होंने दादाजी की तरफ इशारा करते हुए कहा। उनका ये बात सुनने के बाद सब सीधा वार्ड की तरफ दौड़ पड़े, अपने बेसुध बेटे को देखने के लिए। सबके दिल में अब एक आशा थी, मगर किसी आशंका ने अभी भी सबके चेहरे के ऊपर छाया डाल रखी थी। सब बैठे सिर्फ भैया के होश में आने का इंतजार कर रहे थे। वहां से निकलने के बाद मन्नी चाचा दोबारा लौटकर अस्पताल नहीं आए, मगर उन्होंने एक वार्ड के कर्मचारी से खबर भिजवा दी कि वो मामा जी से बाद में मिलेंगे। शाम तक भैया को होश आ गया और वो एकदम नॉर्मल हो गए। बस थोड़ी सी कमजोरी बता रहे थे। सबको पहचान भी रहे थे। आराम से खाना भी खाया और जब उनसे ये पूछा गया कि उन्हें क्या हुआ था, तो वो सिर्फ इतना ही कहते कि मैं साइकिल से गिर गया था। इसके आगे उन्हें कुछ याद नहीं था। फिर वो घर जाने की जिद करने लगे। शाम तक डॉक्टरों ने कुछ नहीं कहा, मगर प्रोफेसर ने घर जाने की इजाज़त दे दी और कहा कि अगर इसे थोड़ी सी भी कोई परेशानी होती है तो इसे तुरंत हॉस्पिटल ले आएं, वरना सिर्फ नियमित चेकअप के लिए 5 दिन तक ले आएं। वैसा ही किया गया और भैया एक हफ्ते के अंदर एकदम ठीक हो गया। उधर जब मामा जी मन्नी चाचा के पास पहुंचे तो उन्होंने सारी बातें मामा जी से बताईं, जो इस प्रकार थीं। मेडिकल के मैदान में एक बरगद का पेड़ है, यही कोई 250 साल पुराना। जब ये दोनों भाई सुबह सुबह खेलने गए थे तो ये उसके नीचे भी बैठकर खेले थे, जो उस बरगद पर वास करने वाली शक्ति को पसंद नहीं आया और ये छोटा लड़का उसी की चपेट में आ गया। वैसे वो शक्ति चाहती तो दोनों को वहीं पर खत्म कर सकती थी, मगर दोनों बच्चे हैं, इसलिए उसने सिर्फ परेशान किया सबको। इतना ही नहीं, वो जिंदगी भर के लिए इसे परेशान करना चाहती थी। उसका असर ये होता कि ये अपने बुढ़ापे तक या फिर जब तक इसकी जिंदगी है तब तक उसी हाल में बेसुध पड़ा रहता, जिंदा लाश की तरह। मामा जी ने पहले अचरज से सुना और फिर एक प्रश्न किया, तो फिर मन्नी भैया इसे काबू कैसे किया? उन्होंने इसका भी उत्तर दिया, ये शक्ति यहाँ सब जगह आज़ाद होकर घूमती है। कोई इसे यहाँ से न हटा सकता है और न ही इसे पकड़ सकता है। पहले हमने उस वार्ड को बांध दिया जिससे वो बाहर ना आ सकी। फिर हमने उसको ये धमकी दी, अगर उसने इस बच्चे को नहीं छोड़ा तो फिर इसे उसी पेड़ पर बांध देंगे जहाँ पर ये रहती है। तो इसने अपनी आज़ादी के लिए अजय को छोड़ दिया। मामा जी ने अगला सवाल पेश कर दिया, भैया वो शक्ति आखिर थी कौन? इस सवाल पर मन्नी चाचा मौन खींच गए और मामा जी द्वारा बार बार प्रश्न करने पर सिर्फ इतना कहा, आम इंसान के लिए उसका नाम लेना ठीक नहीं है। उसने मुझसे वचन लिया है कि मैं उसका अस्तित्व किसी को न बताऊं, मगर सिर्फ इतना जान लो कि वो शक्ति बरम के आसपास की थी। ये सुनकर मामा जी का गला सूख गया और उन्होंने आगे कोई प्रश्न नहीं किया। बस थोड़ी देर
वहां रुके और घर वापस चले गए। मुझे ये घटना मामा जी ने ही बताई थी। मैंने मन्नी चाचा की क्रियाओं के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मन्नी चाचा ने कभी किसी के साथ अपने राज नहीं बांटे, इसलिए ये बात बताना मुश्किल है। जब मैंने उनसे पूछा कि बरम क्या होते हैं, तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि बरगद के पेड़ों का अस्तित्व इन बरम पर ही निर्भर करता है। इसलिए अगर कभी मेरा उस तरफ आना जाना हो तो उस बरगद के पेड़ की जय कर लूं, एक शक्ति नहीं, एक 250 साल का बुजुर्ग समझकर। आज भी अक्सर आते जाते मुझे वो पेड़ दिख जाता है, तो सिर्फ जय हो के सिवा न कोई नाम और न ही कोई शब्द मन में आता है। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर आज समाप्त हो चुकी है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप आते हैं, कहानी हमारी सुनते हैं, तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगली कहानी में। तब तक के लिए जय वीर बालाजी।